कभी ये घर हंसी से गूंजता था, पर आज सन्नाटा और एक औरत की सिसकियां। नव्या, जिसने सबके लिए अपने कैरियर, अपने सपने और अपनी पहचान छोड़ दी, अब उसी औरत को अपने हक की लड़ाई लड़नी है। धोखे के खिलाफ, रिश्तों के खिलाफ, और इस बार वो चुप नहीं रहेगी। रात का सन्नाटा पसर चुका था, अजीब सी शांति हो चुकी थी। लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू नव्या की सिसकियां उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, नव्या को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज के आदी हो चुके थे। अब तो ये हर रोज का किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में नव्या की सिसकियां गूंजती रहती थी। नव्या आज से 7 साल पहले इस परिवार में बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर गगन जी और मधु जी, पति मयंक और ननंद तनु थे। जब नव्या शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वो पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 रुपए के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने की पूरी इजाजत थी, इसलिए उसे ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। मयंक भी एक एमएनसी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कुछ समय तो वो मातृत्व अवकाश पर रही। फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वो अपना खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी और पीछे मधु जी प्रतीक को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्पर आती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले गगन जी और मधु जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गगन जी तो उस हादसे में चल बसे, लेकिन मधु जी को इतनी चोटें आई कि 20 दिन तो वह अस्पताल में ही रही थी। जब अस्पताल से वापस आई तो उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना जरूरी था। हालांकि पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि मधु जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का गगन जी का कार्यक्रम भी हुआ था। काफी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफी पैसा लगना था। मयंक और नव्या ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि तनु की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने अभी नई नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी, आखिर उसके बेटे को, मधु जी को और पूरे घर को उसकी जरूरत थी। इस कारण आखिर नव्या को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर नव्या ने बहुत मेहनत से अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वो जो घर के कामों में लगती, तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, मयंक, तनु और प्रतीक का टिफिन तैयार करना, सबके सारे काम समय पर तैयार रखना, मधु जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब समय पर देना, हर चीज का वो ध्यान रखती थी। तनु तो शाम को थकी हारी घर पर आती थी, इस कारण ज्यादा कुछ मदद नहीं करा पाती थी। उसकी मेहनत ही थी कि धीरे धीरे मधु जी ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। अपने छोटे मोटे काम तो वो खुद ही करने लगी थी। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल तनु के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। तब भी मधु जी बैठकर सब काम बता रही थी और नव्या सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और मयंक के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कारण मयंक का अजीब व्यवहार। अब वो ऑफिस से टाइम से घर नहीं आता था। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर पर आता। नव्या जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर नव्या कुछ कहती नहीं। आखिर उसे भी यही लगता था कि मयंक सच कह रहा है। लेकिन एक दिन मयंक बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो नव्या कभी उसका मोबाइल उठाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही सामने से आवाज आई, अरे यार, कब तक आओगे घर पर? याद है ना आज हमारी डेट है। पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। सुनकर नव्या सकते में आ गई। जब नव्या ने सामने से कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज आई, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो? कांपते हुए होठों से नव्या ने कहा, लेकिन जवाब मिलने की जगह फोन ही कट हो गया। उसके बाद नव्या ने मयंक का फोन चेक किया तो कोई नैना नाम की लड़की थी।
जिससे मयंक घंटों तक बात करता था। यहाँ तक कि उनकी व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर नव्या का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। जब मयंक बाथरूम से बाहर निकला तो नव्या के हाथ में अपना मोबाइल देखकर एक पल के लिए तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर नव्या ने कहा, ये नैना कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मयंक नजरें नीचे किए हुए हड़बड़ा कर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? नव्या के सवाल को सुनकर मयंक कुछ नहीं बोला। फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। नव्या ठगी सी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके बाद मयंक नव्या से बचने लगा था। उस रात तो वो घर ही नहीं आया, लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता था। लेकिन कुछ दिनों से नव्या अब सवाल करने लगी थी, पर अभी भी मयंक जवाब नहीं दे रहा था। एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उस समय मयंक भी वहीं था और उसी समय नैना का फोन आया तो मयंक नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। यह देखकर नव्या का दिमाग खराब हो गया और उस समय उसने मधु जी के सामने ही मयंक से सवाल करना शुरू कर दिया। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और नैना के बीच में? बताते क्यों नहीं हो मुझे? अचानक नव्या ने कहा तो मधु जी हैरानी से मयंक और नव्या की तरफ देखने लगी। मयंक उठकर अंदर जाने लगा तो नव्या ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। यह देखकर मधु जी बोली, बहू क्या कह रही हो तुम? मम्मी जी, पूछिए अपने बेटे से कि क्या कह रही हूँ मैं। आखिर नैना कौन है? क्या रिश्ता है इनका उसके साथ? यह सुनकर मधु जी ने मयंक से नैना के बारे में पूछा तो मयंक नजरें नीचे किए हुए वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन नव्या दरवाजे पर खड़ी हो गई। बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर कहाँ कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में जो तुमने मेरे साथ ये धोखा किया? मुझे तुम पसंद नहीं हो अब। खुद को देखा है तुमने? क्या है तुम में ऐसा जो अब मैं तुमको पसंद करूं? मुझे मॉडर्न पत्नी चाहिए थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, लेकिन तुम तो घरेलू महिला बनकर रह गई। अब तुम में वो अट्रैक्शन नहीं है। मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसलिए मुझे अब नैना पसंद है और अब मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आखिर झल्लाकर मयंक ने बोल ही दिया और नव्या को एक तरफ धकेलता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर मधु जी स्तब्ध खड़ी रह गई। नव्या तब जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जब मयंक घर आया तो मधु जी ने मयंक को समझाने की पूरी कोशिश की। तब मयंक ने सीधा सा जवाब दिया, या तो आप अपना बेटा रख लो या फिर अपनी इस बहू को रख लो। मैं तो इसे तलाक दूंगा और नैना से शादी करूंगा। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपका बेटा आपके पास ही रह जाएगा, वरना मैं शादी करके कहीं और चला जाऊंगा। यह सुनकर मधु जी चुप रह गई। अब तो रोज ही घर में हंगामा होने लगा था। जो भी मयंक को समझाने की कोशिश करता वो उसी से लड़ पड़ता। यहाँ तक कि तन्नू ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो पलटकर उसे भी जवाब दे दिया, तुझे आना है तो शराफत से आ, पर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। उस दिन भी उसने नव्या पर हाथ उठाया था, ये कहकर कि तुम मेरी बहन के ससुराल में फोन करके मुझे बदनाम कर रही हो। तब भी नव्या काफी रोई थी। आखिर उसके जवाब सुन सुनकर तनु और मधु जी ने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज मयंक ने नव्या पर फिर से हाथ उठाया तो नव्या ने मधु जी को मयंक को समझाने के लिए कहा। मधु जी ने जवाब दिया, मेरा तो इकलौता बेटा है बहू, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो इसी के साथ रहना है। आखिर तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। अगर इसे नैना पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पति को तो तुम्हें वश में रखना चाहिए था। कहकर मधु जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद तो नव्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। काफी देर रो लेने के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे भी अब ये बात समझ में आने लगी थी कि अब इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफा कोशिश हो रही थी। अब तो मयंक के घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मयंक को नैना पसंद है, तो फिर क्यों वो बेवजह यहाँ अपना समय खराब कर रही है? काफी सोचने के बाद नव्या ने तलाक लेने का मन बना लिया और फिर उसने मयंक से इस बारे में बात की। सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। तो ठीक है, तलाक हम आपसी समझौते से ले लेते हैं। और रही बात गुजारा भत्ता देने की, तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दे दूंगा। प्रतीक चाहे तो मेरे पास रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजारा भत्ता तो तुम दे दोगे मयंक, लेकिन मेरे मुआवजे का क्या?
नव्या ने कहा। सुनकर मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काफी मेहनत की थी। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो एक अच्छी खासी नौकरी करती थी, पर तुम्हारे परिवार को संभालने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया। जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरी मासिक तनख्वाह 65,000 रुपये हो चुकी थी, जो इन 2 सालों में और भी बढ़ जाती। और अब इस मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मुझे मेरे इस नुकसान का मुआवजा चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ। अचानक नव्या ने ऐसा कहा तो मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी बकवास कर रही हो तुम? भला कभी ऐसा होता है क्या? मयंक चिढ़ते हुए बोला। क्यों नहीं होता मयंक, ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसा जरूर होता है। धोखा तुमने दिया, शादी तुम तोड़ना चाहते हो, पर इन सब में मेरा करियर तो बलि चढ़ गया। अब अगर मैं नौकरी की शुरुआत भी करती हूँ तो जिस जगह पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उस जगह पर मुझे वो सैलरी तो नहीं मिलेगी। मुझे तो कम में ही नौकरी पर लगना पड़ेगा, नव्या ने कहा। यह सुनकर मयंक चिढ़ते हुए बोला, आ गई ना तुम अपनी औकात पर। सच ही कहा है किसी ने कि तुम औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता जोड़ती हो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारे परिवार की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी थी तब तो मैं बड़ी आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने हक के लिए जब बोल रही हूँ तो तुम मुझे ये सब सुनाने लगे। खैर, जो भी सुनाना है सुनाओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब अगर मुआवजा देते हो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के जरिए अब लड़ूंगी। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो। नव्या ये कहकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद नव्या अपने सामान के साथ प्रतीक का हाथ पकड़कर बाहर आई और अपने मायके रवाना हो गई। मयंक ने उसे मुआवजे के पैसे देने से इनकार कर दिया तो आखिर कोर्ट में उसने केस लड़ा, और कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार उसे गुजारा भत्ते के साथ मुआवजा भी मिला, जो कि उसका हक भी था। इसके बाद नव्या ने दोबारा अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि अब इतनी सैलरी नहीं थी, पर स्वाभिमान जरूर था। प्रतीक की देखभाल भी अब वो खुद ही कर रही थी। धोखे ने उसका रिश्ता तोड़ा, पर हिम्मत ने उसे नई जिंदगी दी। नव्या ने साबित कर दिया, औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके तूफान से पहले की शांति है। आज नव्या को मिला उसका हक, उसका मुआवजा, और सबसे बढ़कर उसका स्वाभिमान। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा धोखा होते हुए देखा है।